गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और रोज की तरह फिर से कंफर्म कर दीजिए, साउंड एंड विजिबिलिटी क्लियर है? चलिए, तो हम लोग इस लेक्चर में हम लोग इनोलेट का एक सेपरेट एक शॉर्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे कह सकते हैं आप कि जो कल का लेक्चर हुआ था वो एक आपको एक आइडिया देना था कि देखो इतना आसान चैप्टर है ना। उसी चीज को थोड़ा सा और क्लियर करके आज चैप्टर को दोनों कंपाउंड इथाइल एसीटोएसीटेट और डाइथाइल मेलोनेट, ठीक है, वो दोनों कंपाउंड को कंपेयर करके आसानी से थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो आप लोग से पहले कमेंट ये लेना चाहेंगे। देखिए, दो पहलू होता है, एक तो होता है लॉजिक वे जिससे कि लॉजिक वे में आप पढ़ते चले, दूसरा होता है इन डिटेल वे, ठीक है। तो आप लोग को ये बताना है कि पहले आपको लॉजिक में समझना है या इन डिटेल में करेंगे। तो दोनों डिटेल में, मतलब लॉजिक में भी कंप्लीट करेंगे और डिटेल में भी कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों को मैसेज के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और कुछ अपना ओपिनियन भी रखेंगे, ठीक है। जल्दी से एक रिप्लाई कीजिए, पहले लॉजिक में चैप्टर को कंप्लीट करें या इन डिटेल में? लॉजिक में। तो चलिए आज चैप्टर को स्टार्टिंग से कंप्लीट करते हैं ना। हम लोग एक्चुअली जो चैप्टर का नेम है वो ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट। अब एक चीज जान लीजिए, इस लेक्चर का स्टार्टिंग का जो 20 टू 30 मिनट्स होगा उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन से देखना है, क्योंकि इसी 20 टू 30 मिनट्स में हम हर एक चीज को कवर अप कर चुके रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज आ रहा है कि हमें कुछ कंपाउंड का सिंथेसिस करना है इनोलेट के बारे में। तो कल भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे क्या कि इनोलेट है क्या, कि इनोलेट है क्या। तो इनोलेट को जानने के लिए पहले कुछ कंपाउंड को समझिए कि ये होता है कीटोन। इसको कीटोन बोलते हैं, आप लोगों को पता है। और इसको बोलते हैं इनोल। इसको बोलते हैं कीटोन फॉर्म, इसको बोलते हैं इनोल, क्योंकि इन पे OH है इसलिए इनोल, कीटोनिक ग्रुप है इसलिए कीटोन। लेकिन अगर इसका एक हाइड्रोजन निकाल दे, इसका एक हाइड्रोजन अगर निकाल दे तो क्या हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस। इसका भी एक अगर हाइड्रोजन निकाल दे तो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन ये है, तो ये वाला निकलेगा। थोड़ा सा आराम आराम से डिस्कस करेंगे। नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2, ये दोनों को बोलते हैं इनोलेट। इनोलेट दोनों कंपाउंड एक ही है, क्यों? क्योंकि एक दूसरे का क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो इसको बोलेंगे कीटोन, इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे इनोलेट, है ना। तो इनोलेट एक नेगेटिव आयन है जो कि कीटोन और इनोल से हाइड्रोजन को निकलने से बना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे। अब जो इनोलेट जो है वो बहुत सारे कंपाउंड से बन सकता है, बहुत सारे कीटोन हो सकते हैं, कीटोन का बहुत सारा टाइप्स है, इनोल का बहुत सारा टाइप्स है। तो बहुत सारे कीटोन्स और बहुत सारे इनोल से हमारा इनोलेट बनता है। लेकिन एक्चुअली जो आप लोगों को पढ़ना है, टू टाइप्स का कंपाउंड पढ़ना है। वो दोनों टाइप का कंपाउंड क्या है? तो जो पहला है इथाइल एसीटो एसीटेट। इसका क्या फॉर्मूला है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5। एंड जो सेकेंड कंपाउंड है वो पढ़ना है, दोनों को साथ साथ कंपेयर करते चलेंगे आज। पहले नेम लिखते हैं डाई इथाइल मेलोनेट।
फार्मूला क्या है, CH3 O C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5, यहाँ पे भी होगा C2H5 ऐसा, ठीक है। अब इस दोनों को देखिए, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन कौन है, तो कीटोन है एंड एस्टर है, और इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है, केवल एस्टर है, एस्टर है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है इथाइल एसीटोएस्टेट में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो कीटोन एंड एस्टर, इसमें क्या है, दोनों एस्टर है, मतलब केवल एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। आगे इसका अदर नेम क्या है, तो अदर नेम क्या है, देखिए इसका नेम कैसे पड़ा, इसको इथाइल, इसको एसीटो, इसको एसीटेट, इसका अदर नेम क्या हो सकता है, देखो एसीटो, एसीटो और एसिटिक एसिड से बना है, इसलिए एसीटो एसिटिक एस्टर, इसको क्या बोल सकते हैं, मेलोनिक एस्टर डाइट बोल सकते हैं, मेलोनिक एसिड से बना है इसलिए क्या इसको नेम रख सकते हैं, मेलोनिक एस्टर, है ना। तो इसका अदर नेम क्या है, एसिटो एसिटिक एस्टर, और इसका अदर नेम क्या है, मेलोनिक एस्टर, ठीक है। आगे देखेंगे दोनों कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड को भी दूसरे, देखिए थर्ड जो पढ़ना है, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड क्या होता है, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड क्या होता है, तो एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड मतलब अगर एक CH2 से 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, या तो फिर एटलीस्ट एक जो कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वेरी स्ट्रॉन्ग, जैसे NO2 लगा हो, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, उस केस में हम इस कंपाउंड को बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। तो इस कंपाउंड को भी अगर देखेंगे इथाइल एसीटोएसिटेट को, तो ये भी क्या जुड़ा हुआ है, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 और C डबल बॉन्ड O O C2H5, 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, इसको भी बोलेंगे एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, क्यों, क्योंकि CH2 CO O C2H5 C डबल बॉन्ड O O C2H5, इस CH2 से भी 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो क्या हुआ, इथाइल एसीटोएसिटेट का अदर नेम क्या है, एसीटोएसिटिक एस्टर, डाइमिथाइल मेलोनेट का अदर नेम क्या है, मेलोनिक एस्टर। इसमें इसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन एस्टर, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर ओनली, ठीक है। इसको भी एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड बोलते हैं, इसको भी एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड बोलते हैं। आगे देखेंगे, अब ये दोनों कंपाउंड देखिए, मेरे पास ये दो कंपाउंड है, CH3 CO CH2, इसके बारे में पढ़ना है, O C2H5, दूसरा क्या है CHO, सॉरी CH3 बार बार हो जा रहा है यहाँ पे C2H5, इसको ऐसे लिखते हैं CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5 C डबल बॉन्ड O O C2H5, ऐसा एक कंपाउंड है। अब इसको क्या क्या पढ़ना है, प्रिपरेशन पढ़ना, प्रिपरेशन कहाँ से करते हैं, तो प्रिपरेशन, तो इसके जो स्पेशल रिएक्शन है जिससे रिएक्शन को बनाते हैं उसको बोलते हैं क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। कैसे होता है रिएक्शन इसका, कहां से बनता है, तो एसीटेट से बनता है, इथाइल एसीटेट से बनता है ये कंपाउंड। कैसे बनता है, इसमें रिएक्शन कर देते हैं हम क्या चीज से, सोडियम इथोक्साइड C2H5ONa, कहाँ पे, पहला, और सेकेंड में हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं HCl, तो ये बन जाता है कंपाउंड CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O C2H5, इसको बोलते हैं क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। ये कैसे बनता है, तो ये बनता है CH2CN C डबल बॉन्ड O
ओ पोटेशियम, इसको बोलेंगे पोटेशियम साल्ट ऑफ। देखो CH3COOH को क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, तो इसको बोलते हैं पोटेशियम साल्ट ऑफ। नेम याद रखना है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ साइनो साइनो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इससे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, देखिए पहले इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये भी COOH में बदल जाएगा, CH2COOH में बदल जाएगा, और ये भी COOH में बदल जाएगा, क्योंकि CN का हाइड्रोलाइसिस से COOH में बदल जाता है, और COO यहाँ माइनस है तो हाइड्रोलाइसिस मतलब प्लस आएगा, तो ये हो जाएगा। अब इसको एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन करेंगे, C2H5OH डाल के एसिड डाल देंगे, इसको बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए HOC2H5, तो इसका OH और इसका H निकल जाता है, तो क्या बन जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O C2H5 ऐसा। तो प्रिपरेशन से एक प्रिपरेशन इसका पढ़ना और एक प्रिपरेशन इसका पढ़ना है, तो सिंपल आपको याद रखना है कि इथाइल एसीटोएसीटेट को जो हम बनाते हैं वो कोलेजन कंडेंसेशन रिएक्शन से बनाते हैं, और उसमें रिएक्टेंट क्या यूज होता है, तो इथाइल एसीटेट यूज होता है। इसको डिटेल मैकेनिज्म में भी बता रहे हैं हम कैसे होता है रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन जो है, दूसरा डाइइथाइल मेलोनेट कैसे बनाते हैं, तो उसको बनाते हैं पोटेशियम साल्ट ऑफ साइनो एसिटिक एसिड से, जो कि ये रिएक्शन सिंपल सा है। इतना ही पढ़ना है प्रिपरेशन में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डाइइथाइल मेलोनेट बनाने के लिए कौन सा रिएक्टेंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग रिएक्टेंट क्या होता है, ये वाला अगर ऑप्शन में रहेगा तो इसको बोलेंगे, है ना। आपसे पूछेगा कि इथाइल एसीटोएस्टेट जनरली किस नेम रिएक्शन से बनाते हैं, और आपको अल्डोल कंडेंसेशन दे देगा, अल्डोल कंडेंसेशन देगा, मतलब कोलेजन कंडेंसेशन देगा, तो आपको कोलेजन कंडेंसेशन को टिक करना है। इथाइल एसीटेट बनाने के लिए कोलेजन कंडेंसेशन का यूज करते हैं, जिसमें कौन सा रिएक्टेंट को यूज किया जाता है, तो इथाइल एसीटेट को यूज किया जाता है। परफेक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें रिएक्शन क्या होता है, दो मॉलिक्यूल इसमें कंडेंसेशन में, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कर देते हैं OC2H5, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसको ऐसे लिख देते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5 ऐसा। बेस जो है वो हाइड्रोजन को लेकर के रिएक्शन करके ये कर देगा, यहां से हाइड्रोजन निकाल देगा और यहाँ पे कर देगा नेगेटिव। अब देखो इसका हाइड्रोजन लेकर के नेगेटिव कर दिया, तो ये जो नेगेटिव है ये रिएक्शन करेगा इस पे, तो ये खुल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए CH3CO नेगेटिव OC2H5 CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5। अब देखिए ये जो वापस आएगा, क्योंकि O पे नेगेटिव है, जैसे जब कोई परेशान होता है इंसान तो चाहता है कि उसका परेशानी खत्म हो जाए, तो कभी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आता है तो चाहता है कि वो खत्म हो जाए। जैसे कि आपका नौकरी नहीं है तो आप चाह रहे हो कि नौकरी लग जाए, है ना, आप कोशिश पूरा करोगे, नहीं हो अलग बात है, अगर ऑप्शन ही नहीं है तो अलग बात है, लेकिन कोशिश तो जरूर करता है इंसान। ऑप्शन रहता है तो हो जाता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव वापस आना चाहेगा, कोई और को निकाल देना चाहेगा, तो ये नेगेटिव आएगा, और ये निकलने वाला ग्रुप है नेगेटिव है इसलिए निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5, ये बन गया आपका कंपाउंड इथाइल एसीटोएसीटेट, ठीक है। तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि इथाइल एसीटोएस्टेट बनाने के लिए कोलेजन कंडेंसेशन, हम देखिए बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि आप बार बार सुनिए, अब तो याद हो जाएगा, आपको अलग से फिर से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इथाइल एसीटोएस्टेट बनाने के लिए कौन सा नेम रिएक्शन यूज करते हैं, तो कोलेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। उसमें रिएक्टेंट क्या होता है, तो इथाइल एसीटेट होता है रिएक्टेंट। डाइइथाइल मेलोनेट बनाने के लिए कौन सा रिएक्टेंट यूज करते हैं, तो पोटेशियम या सोडियम सॉल्ट ऑफ साइनो एसिटिक एसिड, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ साइनो एसिटिक एसिड, ठीक है।
इसमें हाइड्रोलाइसिस करते हैं, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, एस्टरिफिकेशन कर देते हैं तो आपको डाइथाइल मेलोनेट बन जाता है। प्रिपरेशन दोनों को हो गया खत्म। चलिए, तो दोनों के बारे में फिर से एक बार मैं कंपेयर करता हूँ। दोनों एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड होता है। इथाइल एसिटोएसिटेट का अदर नेम एसिटोएसिटिक एस्टर होता है। डाइथाइल मेलोनेट का मेलोनिक एस्टर अदर नेम होता है। इथाइल एसिटोएसिटेट में कीटोन और एस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है। डाइथाइल मेलोनेट में केवल आपका एस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है। दोनों को एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड बोलते हैं। इथाइल एसिटोएसिटेट को जो है वो आपका कलेजन कंडेंसेशन से बनाते हैं। डाइथाइल मेलोनेट को जो है वो आपका पोटेशियम या सोडियम साल्ट ऑफ साइनो एसिटिक एसिड से बनाते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में इतना इंपॉर्टेंट है। एक चीज आपको यहीं पे हम बता देना चाहेंगे, अभी आगे डिटेल इसको बताएंगे। प्रॉपर्टी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इथाइल एसिटोएसिटेट जो है और डाई इथाइल मेलोनेट जो है, अब ये बहुत सारे रिएक्शन शो करेगा और बहुत सारा कंपाउंड बनाएगा, बहुत सारे रिएक्शन करके बहुत सारा कंपाउंड बनाएगा, है ना। लेकिन उसमें से कुछ स्पेशल होगा। जैसे मान लीजिए कि आप जिंदगी में बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारे अचीवमेंट अचीव करते हैं, ठीक है, अचीवमेंट पाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ खास होगा, है ना। ऐसा 10th पास किए, 12th पास किए, सब कुछ पास किए, लेकिन अभी नौकरी लगना अभी के लिए आपका एक अचीवमेंट होगा। तो बहुत सारा आप करेंगे तो कुछ जो मेन अचीवमेंट होता है वो हमेशा याद रहता है और उसी को बताने में खुशी मिलता है। आप ये नहीं बताओगे रे 9th का क्लास पास किए थे, आप उस स्टोरी को बताओगे जहाँ पे एक बिग अचीवमेंट होगा। तो वैसा ही ये दोनों कंपाउंड जब केमिकल रिएक्शन करता है तो बहुत सारा कंपाउंड बनाता है। उसमें से जो स्पेशल इसमें बनाता है, इसमें इससे जो बनता है वो बार ब्यूटेरिक एसिड, याद रखिएगा, एसिड बनता है। कैसे रिएक्शन करके किससे बनता है वो डिटेल आगे हम बताएंगे। तो कम से कम इतना याद रखिएगा, डाइथाइल मेलोनेट से बार ब्यूटेरिक एसिड बनता है। ये बहुत अच्छा कंपाउंड है। इसमें क्या होता है, इससे बनता है यूरासिल, 4 मिथाइल यूरासिल है, 4 मिथाइल यूरासिल, यूरासिल बनता है। दूसरा कंपाउंड जो बनता है बायपायरीन, इस तरह का बनता है, एक बार स्पेशल नेम, ठीक है। एंटीपायरीन, है ना, एंटीपायरीन। ये दो चीज हमेशा याद रखिएगा कम से कम, कि डाइथाइल मेलोनेट से बार ब्यूटेरिक एसिड बनता है और इथाइल एसिटोएसिटेट से जो है 4 मिथाइल यूरासिल और एंटीपायरीन, दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है। ये कंपाउंड याद रख लीजिएगा, ठीक है। डिटेल आगे बताएंगे, रिएक्शन कैसे कैसे क्या बनता है, क्या स्ट्रक्चर है। कम से कम इतना याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, अब इसका केमिकल प्रॉपर्टीज में ये दो कंपाउंड स्पेशल बनता है और ये रिएक्शन करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि किसी को आपको समझना है ना, किसी से आपको डील करना है, लड़ना है, तो उसके बारे में जानते हो कि वो गुस्सा में कैसे रिएक्ट करता है, उसका एक्टिव फॉर्म क्या है, पहले हाथ चलाता है, पैर चलाता है, गाली देता है, क्या करता है। तो वैसा ही इस दोनों कंपाउंड का केमिकल रिएक्शन से पहले आपको ये जानना जरूरी है। किसी का भी केमिकल रिएक्शन, किसी भी कंपाउंड का केमिकल रिएक्शन आपको समझना आसानी से है, तो पहले उसका एक्टिव फॉर्म समझिए कि आखिर वो किस किस फॉर्म में रिएक्ट करने के योग्य होता है, ठीक है। तो ये जो दोनों कंपाउंड है, इथाइल एसिटोएस्टेट और डाइमिथाइल मेलोनेट, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं CH3 C डबल बॉन्ड CH2। एक ऑर्गेनिक रिएक्शन ना एक जिंदगी के जैसा है, जैसा हम लोग बिहेव करते हैं वैसा ही यहाँ पर ये भी कंपाउंड बिहेव करता है, C2H5। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर कंपाउंड ही है, वो जैसे बिहेव करता है वैसे हम लोग बिहेव करते हैं, है ना। देखिए, तो ये दोनों कंपाउंड क्या करता है, पहले ये बेस रिएक्शन करता है, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है ना। तो ये बेस से रिएक्शन करता है, बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं है, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत पड़ता है, ठीक है। इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH, ये है इसका एक्टिव फॉर्म, ऐसा।
और ये भी ऐसे ही बनेगा सेम, OC2H5 COO-C2H5। कहने का मतलब है कि अब दोनों, ये भी और ये भी, दोनों स्ट्रॉन्ग बेस से अगर रिएक्शन करता है तो दोनों का दोनों सॉल्ट बनाता है। केमिकल प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर है, केमिकल प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर है, ठीक है। तो इथाइल एसीटोएसिटेट भी अगर स्ट्रॉन्ग बेस से, देखो स्ट्रॉन्ग बेस का यूज कर रहे हैं, NaOH का यूज नहीं कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कर रहा है, NaOH भी स्ट्रॉन्ग है लेकिन उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनाता है, नेगेटिव आ गया सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट बनाता है, ठीक है। अब इसके आगे रिएक्शन, अगर ये माइनस बन गया, न्यूक्लियोफाइल बन के आ गया, न्यूक्लियोफाइल बन गया, तो न्यूक्लियोफाइल या तो एडिशन करने जाएगा या तो सब्स्टिट्यूशन करने जाएगा। जैसे सामने वाला ऐसा है तो ये इस पे अटैक करेगा तो ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH, यहाँ पे R बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O O C2H5 बन जाएगा। सेम ऐसा ही इसमें भी होगा, है ना। RX से रिएक्शन करेगा, कल सारा चीज बता चुके, उसके बावजूद भी हम थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्टेड है बताने के लिए कि एक जगह पे एक वीडियो में सारा चीज आप लोग को मिल जाए, है ना। जो जो चीज छूटा हुआ था लास्ट का लेक्चर में वो सारा चीज यहाँ पे मिल जाए। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, पहला कि बेस से रिएक्शन करेगा, नेगेटिव बनेगा, सॉल्ट बनेगा, दोनों बनेगा, और दोनों एक जैसा रिएक्शन करेगा, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है ना। चलिए दूसरा, दूसरा में बहुत जगह पे कंफ्यूज करेंगे, कल हम आप लोगों को बहुत डिटेल में जो है, हम बस एक आप लोगों को आइडिया दे दिए थे जिससे कि सारा रिएक्शन पूरा हो जाए, लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ कंसेप्ट और क्लियर होना मांगता है। जैसे कल हम बताए थे कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस जैसे देखिए हम बताए थे कि CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, CH2 है, C डबल बॉन्ड O है, O C2H5 है, और उसमें पहले एसिड डालते हैं HCl। तो इसका काम क्या है, इसका काम है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O, इसको OH करना, मतलब इसको हाइड्रोलाइसिस करना, इधर H इधर OH कर देना, और जब इसको हीट करेंगे तब जाकर के बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये CO2 निकल जाता है हीट करने पे, गैस निकल जाता है। अब जैसे में गैस को पकड़ के रखोगे, हीट करोगे तो तुरंत निकल जाएगा वो, ठीक है। अब ये हो गया, लेकिन ये CO2 जनरली आसानी से तभी निकलता है जब इसके अल्फा पे कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो, C डबल बॉन्ड O टाइप का हो। अब इसको हम नेम क्या दे रहे हैं, कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस। कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस तब बोलते हैं जब HCl भी यूज कर रहे हो और हीट भी यूज कर रहे हो और कीटोन बन रहा है, इसलिए इसको नाम दिया गया है कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस। या तो फिर इसको अगर मान लीजिए केवल, चलिए आगे कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी हम आपको बताएंगे, तो ठीक है आगे देखिए। इसमें भी अगर हम HCl देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, और इसको भी हीट कर देंगे तो दोनों CO2 नहीं निकलेगा। अब इसको अगर हीट करेंगे तो एक CO2 निकलेगा केवल। अब बोलेंगे सर क्यों ऐसा, CH2 C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पे H, एक ही क्यों निकला, दोनों क्यों नहीं निकला। देखिए ये निकलता क्यों है उस पर पहले जानिए, तब समझ में आएगा क्यों एक ही निकला। निकलता क्यों है उसके पीछे रीजन समझिए कि C डबल बॉन्ड O CH2, तो एक्चुअली क्या होता है कि जब ये निकलता है ना, ये CO2 डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, तो यहाँ पे माइनस चार्ज डेवलप होता है, माइनस चार्ज डेवलप होता है, और इस माइनस को स्टेबल करने के लिए डबल बगल में C डबल बॉन्ड O है, इसलिए माइनस बनने के लिए रेडी है, और माइनस बनने के लिए रेडी है मतलब इसको निकालने के लिए रेडी है। और इसीलिए अगर मान लीजिए एक निकल गया तो ये बन गया, अब दूसरा निकलेगा तो फिर नेगेटिव बनेगा, और इसको स्टेबल करने के लिए कोई नहीं है, इस नेगेटिव को स्टेबल करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए दोनों में से कोई एक ही निकलेगा, है ना। और
हीट करने से आसानी से तभी निकलता है जहां से CO2 निकाल रहे हो उसके अल्फा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप हो, C डबल बॉन्ड हो टाइप का हो। ऐसा नहीं कि एसिटिक एसिड को हीट कर देंगे, इसको हीट कर देंगे तुरंत CO2 नहीं बन जाएगा, CO4 नहीं बन जाएगा तो आसानी से नहीं बनेगा। इसको CO2 निकालने के लिए फिर यहाँ सोडा लाइम डालना पड़ेगा, है ना। आसानी क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव बनेगा उसको स्टेबलाइज करने के लिए कोई ग्रुप नहीं है ना। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए दूसरा रिएक्शन क्या है, हाइड्रोलाइसिस। दोनों में सेम जैसा है। देखिए HCl आया, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया और इसको CO2 बना के निकाल दिया, कीटोन बना। इसमें क्या हुआ, इसका हाइड्रोलाइसिस किए, हीट किए, एसिटिक एसिड बना, एसिटिक एसिड बना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये चीज कि एसिटो एसिटिक एसिड का कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस या तो फिर लिखा रहेगा हाइड्रोलाइसिस विद HCl फॉलोड बाय हीट। HCl के हाइड्रोलाइसिस के बाद हीट करने के बाद कीटोन बनता है, लेकिन डाइथाइल मेलोनेट का HCl के साथ हाइड्रोलाइसिस करने के बाद हीट करने के बाद क्या बनता है, तो एसिटिक एसिड बनता है। ये याद कर लीजिए डायरेक्ट, है ना। चलिए दूसरा जो है, तीसरा जो है, यहां पे हम बोले थे एसिड हाइड्रोलाइसिस। एसिड हाइड्रोलाइसिस इसमें हम क्या बोले थे कि जो एसिड पहले इसमें KOH डालते हैं, NaOH डालते हैं। अब NaOH क्या करेगा कि इसको भी कीटोन के पास भी जाएगा, एस्टर के पास भी जाएगा, तो इधर क्या जाएगा, इधर OH जाएगा और इधर H जाएगा, इधर OH जाएगा, इधर H जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और फिर क्या CH2 यहाँ पे H और यहाँ पे क्या C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे क्या C2H5 OH। लेकिन ऐसा कोई हाइड्रोलाइसिस इसमें नहीं होता, ऐसा कोई हाइड्रोलाइसिस इसमें नहीं होता NaOH के साथ वाला। ये फिर अगर हाइड्रोलाइसिस होगा भी तो सेम देगा, है ना, हाइड्रोलाइसिस होगा भी तो सेम देगा, ठीक है। तो अब इसको, और ये फर्स्ट में सेकंड में एसिड डाले थे और एसिड बना था, इसलिए इसका नेम था एसिड हाइड्रोलाइसिस। एसिड बना था इसलिए इसके नेम से क्या था, एसिड हाइड्रोलाइसिस। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वहां से क्या क्या कंफ्यूजन रहेगा उस चीज को बहुत आसानी से समझना है, ठीक है। देखिए इथाइल एसीटोस्टेट का हाइड्रोलाइसिस, अगर कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस मतलब समझना है HCl और हीट देने से कीटोन बन रहा है, एसीटोन बन रहा है ना। लेकिन एसिड हाइड्रोलाइसिस मतलब NaOH और HCl डालने से, NaOH और HCl डालने से क्या बन रहा है, एसिटिक एसिड बन रहा है। लेकिन डाइइथाइल मेलोनेट का चाहे जिस तरह का हाइड्रोलाइसिस कीजिए उसमें सेम प्रोडक्ट बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा। अब हम बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन बनाते समय लोगों को, क्या होता है कंफ्यूजन, देखिए कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस आज से पहले तक कभी नहीं सुने होंगे और चैप्टर में। तो कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस की जगह अगर लिखा हुआ है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस विद HCl लिखा हुआ है। देखिए एसिडिक हाइड्रोलाइसिस विद HCl लिखा हुआ है, कहने का मतलब आपका यहां तक पूछा, यहां तक पूछा, यहां तक, ठीक है। क्योंकि एसिडिक हाइड्रोलाइसिस विद HCl मतलब यहीं तक पूछा है, ओवरऑल नहीं पूछा। ओवरऑल को बोलते हैं कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस, ओवरऑल को बोलते हैं कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस, है ना। ये हो गया एसिडिक हाइड्रोलाइसिस विद HCl मतलब यहीं तक। और इसके जगह एसिड हाइड्रोलाइसिस की जगह यहां लिखा रह सकता है बेसिक हाइड्रोलाइसिस, बेसिक हाइड्रोलाइसिस। क्यों, बेस से स्टार्ट किए हैं इसलिए बेसिक हाइड्रोलाइसिस इसको बोल सकते हैं। एसिड हाइड्रोलाइसिस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एसिड बन रहा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन वहां होता है, इसलिए ध्यान से रखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन बनाते समय रखिएगा। अगर कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस है इसको कंफ्यूजन नहीं है। कीटोनिक को अगर ऐसा लिखा हुआ है एसिड हाइड्रोलाइसिस विद HCl, कहने का मतलब पहला स्टेप, है ना। एसिड हाइड्रोलाइसिस
को हम बेस हाइड्रोलाइसिस भी बोल सकते हैं NaOH के साथ। और अगर HCl फॉलोड बाय HCl लिखा हुआ है तो इसको लिख देंगे। तो आई थिंक कि आप लोग को ये जो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। लैंग्वेज को ध्यान से समझना है। क्लियर है? जल्दी से रिप्लाई करेंगे। तो दोनों कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज इतना ही पढ़ना था, है ना? दोनों कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज इतना ही पढ़ना था। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज का फिर से मैं समरी कर दे रहा हूं। क्या है आपका? इथाइल एसीटोएसीटेट और डाई इथाइल मेलोनेट दोनों एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है, इसलिए दोनों बेस के साथ रिएक्शन करने पर दोनों सॉल्ट बनाता है। ठीक है, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? एसिड, ये कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस से इथाइल एसीटोएस्टेट कीटोन बनाता है। कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस मतलब HCl, और हीट करेंगे तो कीटोन बनेगा। लेकिन आपका बेस हाइड्रोलाइसिस या फिर एसिड हाइड्रोलाइसिस मतलब NaOH और HCl से डालेंगे तो वो आपका एसिटिक एसिड बनाएगा। इसमें दोनों केस में एसिटिक एसिड बनाएगा डाइथाइल मेलोनेट में। तीसरा जो लाइन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट था कि इथाइल एसीटोएसीटेट से जो है आपको दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है, 4 मिथाइल यूरासिल। ठीक है, 4 मिथाइल यूरासिल, और दूसरा कंपाउंड ये एंटीपायरिन। 4 मिथाइल यूरासिल और एंटीपायरिन दो स्पेशल कंपाउंड बनाया जाता है इथाइल एसीटोएस्टेट से, और बहुत सारा कंपाउंड बनाया जाता है, उसमें से दो स्पेशल होता है। और आपका डाइथाइल मेलोनेट से जो है बार ब्यूटेरिक एसिड एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाया जाता है। ये केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया खत्म, ये हो गया शॉर्ट में। अब जो तीसरा है पॉइंट है इंपॉर्टेंट। तीसरा पॉइंट क्या क्या इंपॉर्टेंट है? आपका एसिडिटी। एसिडिटी भी पूछ लेता है कि किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है ना? किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है? तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, चलिए कुछ डेटा के साथ आप लोगों को हम बताते हैं इसको। ठीक है, कुछ डेटा के साथ बताते हैं हम लोगों को, तो उससे क्लियर हो जाएगा। कुछ कंपाउंड लेते हैं हम। ये कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड ये है, तीसरा कंपाउंड आपका ये है। यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्लू भी बताएंगे, आसानी से रटना नहीं है इसको। जो pKa का वैल्यू है, सबका pKa का वैल्यू लिखते हैं। इसका है 8.8, इसका pKa का वैल्यू जो है वो है आपका 13.3, इसका जो pKa का वैल्यू है वो आपका है 14.2, और इसका जो pKa का वैल्यू है वो आपका 16.4। और आप जानते हो ना कि एसिडिटी जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pKa, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। pKa का वैल्यू कम, एसिडिटी ज्यादा, तो ये तीनों में कंपेयर करेंगे, पूछा जाएगा कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर ये है, फिर ये। तो देखिए तो कंपेयर कर सकते हैं ना, जो कीटोन वाला है, दो कीटोन है तो ज्यादा एसिडिक, एक कीटोन एक एस्टर है तो एसिडिक कम हो गया, दोनों एस्टर है तो एसिडिक और कम हो गया, है ना? कहने का मतलब है अगर एक्टिव मिथिलीन से कीटोन है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ये जो यहाँ नेगेटिव बनेगा ना, ये केवल रेजोनेंस इधर होगा, केवल रेजोनेंस इधर होगा,
अरे केवल रेजोनेंस इधर होगा, लेकिन एस्टर के केस में क्या है कि ये यहाँ जो नेगेटिव बनेगा वो इधर नहीं आए, इसका वाला भी इधर जाएगा, मतलब ये जो सीओ ग्रुप है वो इसके लिए भी, इसके लिए मतलब इसके लिए कम हो जाएगा, स्टेबल कम करेगा इसको। और इसमें भी ये सीओ इसके लिए भी, इसके लिए भी, ये सीओ इस लोन पेयर के लिए भी और यहाँ बनेगा उसके लिए भी, इसलिए थोड़ा सा इसका कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है। इसलिए कीटोनिक ग्रुप जो है ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है इन कंपेरिजन टू एस्टर। ये इन अगर ये सिंपल एलिफेटिक रिंग में है तो ऐसा होता है, लेकिन जैसे ही एस्टर रिंग में आ जाता है, देखो एस्टर ग्रुप रिंग में आ गया, इससे ज्यादा एसिडिक हो गया। अगर एस्टर और कीटोन दोनों एलिफेटिक चेन में हो तो उस केस में कीटोनिक जो है, कीटोनिक जो है वो आपका ज्यादा विड्रॉइंग होगा, मतलब जहां पे ज्यादा कीटोन रहेगा वो ज्यादा एसिडिक। ये तीनों में एग्जाम में जनरली आपको इस टाइप में आएगा, गेट नेट ये सब में इस तरह का कंपाउंड डाल देता है। जनरली पीजीटी में उम्मीद रखिए कि आपको सिंपल इस तरह का कंपाउंड मिलेगा, है ना। और आपसे पूछेगा कौन ज्यादा एसिडिक है, तो सीधी सी बात आपको ये लाइन याद रखना है, कीटोनिक ज्यादा विड्रॉइंग होता है देन एस्टर इन एलिफेटिक रिंग, इन एलिफेटिक रिंग में। तो ये जो दो कीटोन तो ज्यादा एसिडिक, एक कीटोन एक एस्टर तो कम एसिडिक, दो एस्टर तो सबसे कम एसिडिक। ठीक है, रिंग वाला ज्यादा एसिडिक होगा ये दोनों से, बस इतना याद रख लीजिए, इतना क्वेश्चन बन जाएगा। रिंग वाला ज्यादा एसिडिक होगा इससे, क्योंकि यहाँ एंगल स्ट्रेन के कारण ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये एंगल स्ट्रेन होने के कारण इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ करता है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा अच्छे से काम करता है। ठीक है, आपको याद रख लेना है कि ये एलिफेटिक से एरो मतलब रिंग वाला जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा, बाकी बस इसमें कंपैरिजन ऐसा है। तो एसिडिक वाला भी क्वेश्चन कंसेप्ट हो गया आप लोगों का क्लियर, कि आपका डाइथाइल मेलोनेट ज्यादा एसिडिक है कि इथाइल एसीटोएसीटेट, तो इथाइल एसीटोएसीटेट जो है इससे एसिडिक है, और एसीटो एसीटोन इसको बोलते हैं एसिटाइल एसीटोन जो है वो इससे भी ज्यादा एसिडिक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाता है। ठीक है, तो एसिडिक वाला भी पॉइंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट जो है वो इनोल फॉर्मेशन। इनोल फॉर्मेशन है ना, एंड इनोल कंटेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अरे इनोल कंटेंट, इनोल फॉर्मेशन, आप लोग को ये टॉपिक जो है रिएक्शन मैकेनिज्म में जीओसी में भी बता चुके हैं, फिर भी यहाँ पे हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज बताएंगे, जैसे हम देखिए ये कीटोन है ना, तो ये क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3 COH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा। तो ये हो गया कीटोन फॉर्म, ये हो गया इनोल फॉर्म। ये थोड़ा एरो गलत है, ये एरो में क्या होगा कि इधर ज्यादा रहेगा और इधर कम जाएगा ऐसा। तो देखिए दो फॉर्म है, अब मेरा दो फॉर्म है, मैं एक तो खड़ा हूं, दूसरा मैं लेटा हूं, तो मेरा स्टेबिलिटी डिपेंड करता है बहुत सारा कंडीशन पे। देखिए पहला कंडीशन, मैं इन जनरल अगर मैं बात करूं तो सोया हुआ इंसान ज्यादा सेफ होता है। ठीक है, ज्यादा स्टेबल होता है, सोया हुआ इंसान ज्यादा स्टेबल होता है, खड़ा हुआ इंसान कम स्टेबल होता है। ये हो गया इन जनरल केस, लेकिन दूसरा में हम टर्म एंड कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सोया हुआ इंसान कुछ, जैसे मान लो कि इतना हाइट पे मतलब मान लो कि इतना हाइट पे बहुत सारा सोना गोल्ड डायमंड सब कुछ रखा हुआ है। ठीक है, मतलब खड़ा हो तो आपको मिलते जाएगा, नहीं खड़ा हो तो आपको नहीं मिलेगा। टर्म एंड कंडीशन इतना ही है कि आपको, आप खड़ा हो तो आपको मिलेगा सोना गोल्ड जितना, मतलब सॉरी गोल्ड डायमंड, लेकिन सोया हुआ है उसमें नहीं मिलेगा। तो अब हमें बताइए खड़ा वाला इंसान ज्यादा खुश रहेगा। जैसे ही एक्स्ट्रा टर्म एंड कंडीशन अप्लाई हो गया, उस केस में जो खड़ा हुआ इंसान था वो ज्यादा स्टेबल हो गया इन कंपेरिजन टू स्लीपिंग मोड में, लेकिन इन जनरल स्लीपिंग मोड वाला इंसान ज्यादा स्टेबल है। ठीक है,
तो उसी तरीके से अगर देखेंगे इनोल और कीटोन में, तो कीटोन में सी डबल बॉन्ड ओ है ना, जो कि छोटा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी है, जो कि बड़ा होता है, वीक होता है इसके कंपेरिजन में, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है। तो ये क्या हो गया, लेस स्टेबल। तो जिसमें से अगर मान लो अब आजादी दे दोगे तो 100 में से क्या होगा, 90 सो जाएंगे, पर कोई काम नहीं करना, आराम से सो जाओ। लेकिन इसलिए एरो किधर जाएगा, कीटोन के फॉर्म में ज्यादा जाएगा। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा टर्म एंड कंडीशन आ जाए, जैसे ये है, इसमें क्या हो गया, ये यहां आ गया और ये यहां आ गया, तो ये यहां पे जाएगा। तो इस इनोल बनने से ये एरोमेटिक बन गया, ये इनोल बनने से एरोमेटिक बन गया। तो अब इस कीटोन से ज्यादा स्टेबल ये हो गया, इस कीटोन से ज्यादा स्टेबल इनोल फॉर्म हो गया। क्यों, क्योंकि एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया, एरोमेटिक हो गया, है ना। इन जनरल अगर मैं आपसे बात करूं, आप पढ़ो या ना पढ़ो, ज्यादा स्टेबल कौन होता है, नहीं पढ़ने वाला, मस्त मौज रहता है। लेकिन जब आपको पढ़ने से नौकरी हो गया, तो पढ़ने के कारण आप क्या हो गए, स्टेबल हो गए, है ना। तो अब यहाँ पे इस तरह से एक्स्ट्रा फैक्टर कब कब अप्लाई होगा, तो इन जनरल केस में आपका कीटोन ज्यादा स्टेबल होता है देन इनोल। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, और अगर कोई एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया तब जाकर के इनोल होगा। तो कौन कौन सा एक्स्ट्रा फैक्टर है, या तो इस तरह का एरोमेटिक आ जाए, या तो फिर देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3, इसको टॉटोमरिज्म करेंगे तो यहां से हाइड्रोजन जाएगा ऐसे, यहाँ पे एच जाएगा, जिसमें देखिए ये हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा ऐसे, और ये चला जाएगा यहाँ पे, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना, देखिए यहाँ दो फैक्टर है, पहला हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना, और दूसरा देखिए इस डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड के बीच कोई रेजोनेंस नहीं था, लेकिन इस इनोल के बनने से ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड के बीच रेजोनेंस आ गया, एक्स्ट्रा रेजोनेंस। दो रीजन के वजह से दो एक्स्ट्रा कारण आ गए, जिसके कारण से ये भी इनोल जो होगा वो इनोल ज्यादा बनेगा। इधर एरो ज्यादा होगा, इधर छोटा होगा, 76% के आसपास होता है और ये कम होता है। और इस केस में 99% के आसपास आ जाता है, और इस केस में ये 1% आता है, ये 99% आता है ना। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, कीटोन से इनोल जो कन्वर्ट होता है, हाइड्रोजन एटम के ट्रांसफर से होता है, एटम का ट्रांसफॉर्मेशन से होता है। तो टॉटोमेरिज्म में एटम का ट्रांजिशन भी होता है और इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांजिशन होता है, लेकिन रेजोनेंस में केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। तो कीटोन टू इनोल ट्रांसफॉर्मेशन में दोनों में से कौन स्टेबल है ना। तो दोनों में से जनरली इन जनरल केस में कीटोन ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाए, जैसे एरोमेटिक बन जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ ऐसा कंडीशन आ जाए, तो उस केस में आपका इनोल जो है वो ज्यादा कंटेंट में रहता है, ज्यादा अमाउंट में रहता है। जैसे 100 मॉलिक्यूल्स को अगर आप छोड़ोगे तो 76 मॉलिक्यूल इस फॉर्म में रहेंगे और 24 मॉलिक्यूल इस फॉर्म में रहेंगे। इस कंपाउंड में अगर इस कंपाउंड को अगर आप 100 मॉलिक्यूल्स को छोड़ोगे तो 99 ऐसे रहेंगे और 1 ऐसे रहेंगे, है ना। लेकिन ऐसे अगर इस कंपाउंड को छोड़ोगे तो 99 ऐसे रहेंगे, एक ऐसे रहेंगे। इसको बोलते हैं इनोल कंटेंट, कितना कंटेंट है, कितना ज्यादा है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जल्दी से आप लोग रिप्लाई करेंगे एस या नो, इनोलेट फॉर्मेशन एंड इनोल कंटेंट, क्लियर है।
चलिए, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, एक लाइन ये आपको याद रखना होगा। लेकिन अगर इसी चीज का अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पे क्या था, एसीटो एसीटोन मतलब एसिटाइल एसीटोन, लेकिन अगर इसका कंटेंट देखा जाए ना, इथाइल एसीटो एसीटेट का, अगर इसका इनोल बनाए, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के बावजूद, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के बावजूद यहाँ पे इसका कंटेंट लेस होता है, लेस कंटेंट होता है, कीटोन फॉर्म ज्यादा होता है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन बनने के, बॉन्डिंग बनने के बावजूद भी इथाइल एसीटो एसीटेट का इनोल का जो कंटेंट होता है वो कम होता है, एग्जैक्ट परसेंटेज याद नहीं है, इनोल का जो कंटेंट होता है वो कम होता है, उससे ज्यादा कीटोन का होता है। उसी तरीका से डाई इथाइल मेलोनेट का भी जो इनोलेट फॉर्म होता है, जनरली इनोलेट फॉर्म बहुत कम बनता है, उसमें भी इनोलेट फॉर्म का कंटेंट कम होता है, कीटोनिक फॉर्म मतलब एस्टर का फॉर्म जो होता है वो ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो रेजोनेंस वाला फेनोमेनन था ना इसके और इसके साथ, वो सही से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये इसके साथ रेजोनेंस में, ये इसके साथ रेजोनेंस में, जिसके कारण से प्रॉपर रेजोनेंस नहीं हो पाता यहाँ पे, जिसके कारण से यहाँ पे उतना ज्यादा जो है इनोल कंटेंट नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये लाइन याद रखना है कि इथाइल एसीटोएसीटेट का जो इनोल फॉर्म होता है वो कम होता है, कीटोनिक फॉर्म ही ज्यादा कंटेंट में पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज और क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि मान लीजिए इन जनरल केस में, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 और CH3, तो जब यहां से हम बनाएंगे तो इनोल इस हाइड्रोजन से भी बन सकता है, इस हाइड्रोजन से भी बन सकता है, तो यहां से बनेगा तो क्या हो जाएगा, CH3 C OH डबल बॉन्ड CH3 CH3, और दूसरा क्या इधर से बनेगा तो क्या होगा, CH डबल बॉन्ड C OH CH CH3 CH3, ऐसा है ना। तो ये दोनों अगर मान लीजिए ये कीटोन फॉर्म है, ये भी इनोल फॉर्म है, ये भी इनोल फॉर्म है, तो मान लीजिए कि 100 मॉलिक्यूल्स में से 90 ये है, तो 10 मॉलिक्यूल्स इधर आया, तो 10 में से भी ज्यादा कौन रहेगा, तो ये ज्यादा रहेगा, जैसे मान लो 8 ये रहेगा तो ये 2 रहेगा, ऐसा क्यों, क्योंकि ये एल्कीन जो है ना ज्यादा मोर एल्काइलेटेड है, मोर एल्काइलेटेड है, इसलिए ये जो है आपका क्या है, 8 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल से क्या है 90 मॉलिक्यूल है ना। तो आप समझिए ध्यान से, यहाँ पे हम क्या समझाना चाहेंगे एट द एंड। अब हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे इथाइल एसीटोएसीटेट में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, और ये एस्टर वाला फंक्शनल ग्रुप, मतलब जो जो कीटोन रिएक्शन करता है वो सारा का सारा क्या करेगा, इथाइल एसीटोएसीटेट भी रिएक्शन करेगा, मतलब इस डबल बॉन्ड पे साइनोहाइड्रिन बनेगा HCN से रिएक्शन करके, फिनाइल हाइड्रोजन से फिनाइल हाइड्रोजोन बनेगा, ठीक है, ऑक्जाइम से हाइड्रोक्सिल एमीन से ऑक्जाइम बनेगा, मतलब जो जो भी मेन कार्बोनिल रिएक्शन का रिएक्शन होता है वो ये देगा, एस्टर का जो रिएक्शन होता है ये देगा। उसके बाद आप देखिए इसी का दूसरा फॉर्म ये है, मतलब डबल बॉन्ड भी इस कंपाउंड में है और एल्कोहल भी है। इथाइल एसीटोएसीटेट में आपसे पूछा जाएगा डबल बॉन्ड है क्या, इसमें एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन इसका जो इनोलिक फॉर्म है उसमें डबल बॉन्ड है ना। तो ये डबल बॉन्ड भी रिएक्शन करेगा, मतलब इथाइल एसीटोएसीटेट जो है ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा, ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा। आप लोग अगर 11-12 पढ़ाते होंगे तो आप लोग को ये बहुत क्लियर याद होगा कि डबल बॉन्ड का पहचान ही होता है ब्रोमीन कलर से रिएक्शन करके, ये रेड कलर का होता है, इससे रिएक्शन करने से डी कलर हो जाता है, तो ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा, इससे पहचान है कि डबल बॉन्ड उसमें है, मतलब कुछ इनोल फॉर्म है। ठीक है, मतलब इथाइल एसीटोएस्टेट कीटोनिक फॉर्म में भी पाया जाता है और इनोलिक फॉर्म में भी पाया जाता है।
और डबल बॉन्ड पे OH होता है, उसका पहचान कैसे होता है, FeCl3 से रिएक्शन करेंगे, रेड वायलेट कलर का आता है, इसका मतलब क्या है, ये जो है आपका डबल बॉन्ड पे OH ग्रुप है। इसका मतलब ये है कि इथाइल एसीटोएस्टेट जो है आपका कीटोनिक फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है और इनोलिक फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। उसी तरह से इथाइल एसीटोएस्टेट भी आपका एस्टर के फॉर्म में भी पाया जाता है और इनोलिक फॉर्म में भी पाया जाता है। इस तरीके से जो आपका कंप्लीट ओवरव्यू था ये चैप्टर का वो हो गया है खत्म। ठीक है, एक बार समरी करना है, एस या नो, जल्दी से बताएंगे। चलिए, तो अभी जो समरी कर रहे हैं उसमें आप लोग को याद हो जाना चाहिए। देखिए, डाइथाइल एसीटेट का अदर नेम क्या है, एसीटो एसिटिक एस्टर। इसका क्या है, मेलोनिक एस्टर। इसका फार्मूला क्या है, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 और C डबल बॉन्ड O OET। इसका क्या है, CH2 CO OET और CO OET। ठीक है, दोनों एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है, दोनों एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है। ठीक है, दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है, ये इथाइल एसीटो एसीटेट ज्यादा एसिडिक है डाई इथाइल मेलोनेट से एसिडिक। इसको बना इथाइल एसीटो एसीटेट को बनाते किधर से हैं, कलेजन कंडेंसेशन से बनाते हैं, कलेजन कंडेंसेशन से बनाते हैं। इसमें रिएक्टेंट क्या यूज करते हैं, इथाइल एसीटेट रिएक्शन करते हैं C2H5, इथाइल एसीटेट यूज करते हैं। इसको क्या यूज करते हैं, तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ साइनो एसिटिक एसिड को यूज करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, है ना, आगे डिटेल में देख ही लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर इसका केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो इसमें स्पेशली बेस से रिएक्शन करने पे सॉल्ट बनता है, ये भी बेस से रिएक्शन करने पे सॉल्ट बनता है। इसका कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस से कीटोन बनता है जिसमें HCl और हीट लेते हैं, और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस या उसको बेस हाइड्रोलाइसिस बोल सकते हैं जिसमें बेस एंड देन HCl लेते हैं, बेस पहले फिर HCl लेते हैं, तो उसमें आपका एसिटिक एसिड बनता है। इसमें दोनों के केस में आप तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करो बेसिक हाइड्रोलाइसिस करो, इसमें दोनों केस में आपका एसिटिक एसिड बनेगा। इसमें इथाइल एसीटोएस्टेट से जो स्पेशल कंपाउंड बनता है वो आपका बनता है 4 मिथाइल यूरासिल, और उसको फिर बार बार भूल जाते हैं हम, ठीक है, पायरीन करके कुछ नेम है। और आपका जो इसमें जो बनता है बारब्यूटेरिक एसिड बनता है आपका डाइथाइल मेलोनेट से। ठीक है, इनोलेट जो कंसेप्ट से क्वेश्चन आता है वो जनरली दोनों के केस में बोथ फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कीटोन फॉर्म में भी और इनोल फॉर्म में भी। कीटोनिक ज्यादा रहता है, इनोलिक कम रहता है। और इनोल और कीटोन कंटेंट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि ये दोनों कंपाउंड से अलग से पूछा जाता है, जैसे कि कौन सा इनोल ज्यादा होगा कौन सा इनोल कम होगा, तो जो मोर एल्काइलेटेड होगा वो इनोल ज्यादा प्रेजेंट रहेगा। जैसे अभी बताए थे हम कि अगर मान लो ऐसा इनोल बना, दो इनोल बन रहा है एक ही कंपाउंड से, तो कीटोन और इनोल में पता चल रहा है जनरल कीटोन है जनरल इनोल है, कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं है, तो कीटोन ज्यादा होगा। लेकिन दोनों में से कौन ज्यादा होगा, ये दोनों में से आपका जो ज्यादा एल्काइलेटेड रहेगा वो आपका ज्यादा बनेगा, और जो कम रहेगा वो आपका कम बनेगा। और जनरली कीटोन और इनोल में कंपेरिजन देखो, अभी हम इनोल में कंपेयर कर रहे हैं तो कौन इनोल ज्यादा होगा, जो ज्यादा एल्काइलेटेड होगा। लेकिन अगर कीटोन इनोल में कंपेयर करना है तो इनोल तभी ज्यादा होगा जब एक्स्ट्रा फैक्टर आएगा, जैसे या तो एरोमेटिक आ जाए या तो फिर कीटोन के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और रेजोनेंस आ जाए, ऐसा आ जाए, तो उस केस में आपका जो कि यहां से रेजोनेंस होगा, लॉन पेयर सिंगल डबल यहाँ पे किस क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है, लॉन पेयर डबल यहीं, अगर यहाँ जाएगा तो इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा, तो क्रॉस कंजुगेशन होने के कारण ये उतना ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं होता है
इतना ही के साथ ये आपका चैप्टर हो गया है द एंड। एक बार आप लोग को अगर आप बोलेंगे तो पीडीएफ में जाकर के एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे, अदरवाइज हमें उम्मीद है कि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। ये इसलिए समझ में आ जाएगा क्योंकि कल भी हम एक एक लाइन को डिस्कस किए थे और सेम चीज है। ठीक है, एक बार समरी करके एक चैप्टर को एक लेक्चर में करने का मेरा मेन टारगेट था। अगर आप डिटेल में बताओगे तो बोलोगे तो आप लोग को हम करेंगे, अदरवाइज आप हमें उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे। ऐसा है, जल्दी से बताएंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ऐसे नो। एंटी पायरिन ये ऐप मतलब उसमें है ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट। ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट अगर सर्च करेंगे तो उसमें आपका नोट्स में आपको यही मिलेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखिए सिंपल कुछ क्वेश्चंस आज कर लेते हैं, थोड़ा डेली डेली पढ़ते हैं। हम जो सैटरडे संडे वाला कंसेप्ट है उसको खत्म कर देते हैं। और जैसे सैटरडे संडे तो करेंगे ही, डेली डेली कुछ छोटा छोटा पार्ट पढ़ेंगे, है ना। कभी कभी बीच में छुट्टी भी कर देंगे, जैसे एक दो दिन, है ना। तो कल जो है इसी का क्वेश्चंस करवाएंगे। तो कुछ 4-5 क्वेश्चन आज करवाते हैं, कुछ कल करवाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन है बेस कैटेलाइज्ड कंडेंसेशन ऑफ टू एस्टर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म एन एल्कोहल एंड बीटा कीटो एस्टर। बीटा कीटो एस्टर मतलब इथाइल एसीटोएस्टेट। बीटा कीटो एस्टर मतलब पहले एस्टर लिखो, ओ सी टू एच एस्टर लिखो, फिर बीटा मतलब अल्फा, बीटा पे कीटोन है। बीटा कीटो एस्टर किससे बनेगा, मतलब इथाइल एसीटोएस्टेट है तो कोलेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। आगे देखेंगे, इथाइल एसीटोएस्टेट अंडरगोज एसिड हाइड्रोलाइसिस। देखिए केवल HCl लिखा हुआ है, लिखा हुआ HCl, ठीक है। आगे थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। देखिए केवल HCl लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, पहले याद कीजिए C2H5 पहले HCl स्टेप में क्या था, केवल इसको एसिड में बदलता था। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OH। हीट करेंगे तब जाकर के आगे बनेगा कीटोन। तो क्या बनेगा, एसिटो एसिटिक एसिड। तो एसिटो एसिटिक एसिड, इथाइल डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर ऑन बेसिक हाइड्रोलाइसिस। बेसिक हाइड्रोलाइसिस मतलब वही NaOH से स्टार्ट करेंगे, मतलब NaOH HCl, क्योंकि अभी हम बताए थे एसिड हाइड्रोलाइसिस नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एसिड बन रहा था, और बेस हाइड्रोलाइसिस मतलब बेस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या हुआ, तो इससे क्या बनता है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड डायरेक्ट आपको याद भी रख लेना है, इतना बार बोलिए, इतना बार सोचिए, इतना बार किसी को बताइए कि वो याद हो जाए, डायरेक्ट करना, रिएक्शन करना ना पड़े। इतना प्लस माइनस करने में पहला बार किया जाता है ये सब चीज, ठीक है। अब पहला बार में पता है कि यहाँ लंग्स है तो मान ली ये लंग्स है, बार बार दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है ना। मान लिए यहाँ हार्ट है तो मतलब यहाँ हार्ट है। एक बार समझ मानने में थोड़ा दिक्कत होता है, एक बार समझने में दिक्कत होता है, उसके बाद अगर स्ट्राइक कीजिए ट्राई, तब जाके क्वेश्चन यूं यूं बनेगा। अदरवाइज बार बार माइंड लगाने के पीछे पड़ेंगे तो सीधी सी बात है आप बहुत स्लो रहेंगे और आपका क्वेश्चन बहुत स्लो बनेगा और आपका टाइम बहुत खाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए फास्ट, पहले समझने की कोशिश करना है, फिर उसे याद करने की कोशिश करना है, फिर फास्ट बनने की कोशिश करना है, और फिर एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है। ये 4 स्टेप ना एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को यूं करवा देता है। अगर जो ये 4 स्टेप में से कोई 2-3 स्टेप छोड़ता है तो उसका एग्जाम केवल लक के भरोसे निकलता है ना। देखिए, इथाइल एसिटो इथाइल एसीटेट ऑन हीटिंग विथ सोडियम इथोक्साइड गिव्स। अब सोडियम इथोक्साइड से रिएक्शन करेंगे तो क्या देगा, सॉल्ट देगा, है ना। इथाइल एसीटेट
इथाइल एसीटेट मतलब ये CH3 C डबल बॉन्ड O O C2H5 इथाइल एसीटेट। इसको किससे कर रहे हैं? सोडियम इथोक्साइड, मतलब सोडियम इथोक्साइड से रिएक्शन कर रहे हैं। C2H5O माइनस, मतलब वही कलेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। कलेजन कंडेंसेशन क्या देगा? इथाइल एसीटोएस्टेट देगा, तो इथाइल एसीटोएस्टेट देगा, है ना। आगे देखेंगे, when ethyl acetate is subjected to ketonic hydrolysis the ketone obtained is, जो कीटोन ऑब्टेन होता है क्या करते हैं? इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे, कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस, तो ये गायब हो जाता है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 डाइमिथाइल कीटोन, तो क्या होगा? डाइमिथाइल कीटोन, बिल्कुल डाइमिथाइल कीटोन होगा ये। इसका आंसर सी गलत दिया है, ए होगा आंसर, है ना। चलिए आगे, इथाइल एसीटोएसीटेट रिएक्ट विथ फिनाइल हाइड्रोजन। देखिए इथाइल ऐसा है, C2H5 इथाइल एसीटोएसीटेट है, रिएक्शन किससे कर रहा है? तो फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन से कैसे करेगा रिएक्शन? NH2 NH फिनाइल हाइड्रोजन ऐसा, तो इससे रिएक्शन करके ये H2O निकल जाएगा। तो ये जो एंटी पायरिन था ना, यही था एंटी पायरिन, जो कि इसको शॉर्ट में बता दिए थे लेकिन डिटेल में बताना छूट गया था। एंटी पायरिन इसी से बनता है, कीटोनिक ग्रुप पे रिएक्शन करेगा ये, है ना, तो इसको बोलते हैं एंटी पायरिन ये। बाकी बस इधर सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, जो असाइनमेंट 1 एंड 2 है, कुछ क्वेश्चन तो इसमें था जो कि करवा दिए, और बहुत आसान सा चैप्टर है, आप लोगों को लगा भी होगा। पहले एक बार कमेंट कर दीजिए आसान सा चैप्टर लगा या नहीं लगा, आसान सा चैप्टर लगा या नहीं लगा। मैक्सिमम लोग कमेंट कर रहे हैं यस, कुछ लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, मतलब आप कंफ्यूज स्टेट में हो कि पता नहीं आसान लगा कि नहीं लगा है। थोड़ा अपना चीज़ों को रिमेमोराइज कीजिए, थिंक कीजिए, है ना, कि क्या हो रहा है। आप जैसे जैसे दो तरह के लोग होते हैं, एक तो खोल के पढ़ते हैं, जब तक खोले रहते तब तक पढ़ते हैं। दूसरे लोग होते हैं खोल के तो पढ़ के समझते, खोल के समझते हैं, बंद करके याद रखते हैं। जैसे मान लीजिए बुक पलटे, तो बुक में जब तक पेज खुला हुआ है तब तक हम पढ़ रहे हैं, और बार बार पढ़ने के बाद याद हो गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं। दूसरे लोग होते हैं कि जब तक खुले हुए तब तक बहुत दिमाग लगा के उसको समझने की कोशिश करेंगे, हर पहलू से समझेंगे, और जैसे ही वो बंद करेंगे फिर उसको सोचना स्टार्ट करेंगे, आखिर वो कैसा था, अच्छा ऐसा था, अच्छा ऐसा था, अच्छा। तो इससे क्या होता है कि ये याद हो जाता है, माइंड में लॉन्ग टर्म तक के लिए याद रहता है ये चीज़ें। आप एक टीचर हो, आप चीज़ों को पहले से आप सोचते हो कि अच्छा ये चीज़ पढ़ाना है, ठीक है, तो आप पढ़ाते हो, सोचते हो तो अच्छे से पढ़ाते हो। अदरवाइज आप बुक खोलते हो, फिर सोच देखते हो, फिर सोचते हो, फिर पढ़ाते हो। बुक खोल के पढ़ाने से टीचर का एक डिस्ट्रैक्शन है, सही से वो डिलीवर नहीं हो पाता है ना। तो जस्ट लाइक दैट, आप लोग एक बार थोड़ा सा रीथिंकर बनिए। रीथिंकर मतलब आप जब जैसे लेक्चर खत्म हुआ था, आप 10 मिनट सोचिए कि फिर क्या क्या हुआ था। दो ही कंपाउंड तो था, एसिड जानना था, इनोल कंटेंट जानना था, केमिकल प्रॉपर्टी जानना था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन जानना था, स्ट्रक्चर जानना था। भाई दोनों का स्ट्रक्चर याद हो गया, नाम याद हो गया, दोनों को एसिडिक बिहेवियर याद हो गया, प्रिपरेशन याद हो गया, प्रॉपर्टीज याद हो गया, है ही क्या चैप्टर में? इनोल कंटेंट याद हो गया, है ही क्या चैप्टर में? 10 से 15 लाइन याद करना है, हो गया खत्म चैप्टर। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक बनेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर याद नहीं रहेगा, नेम नहीं याद रहेगा, तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर ये नेम नहीं, ये नेम से स्ट्रक्चर नहीं पता, अब स्ट्रक्चर से नहीं, अगर नेम ही नहीं पता रहेगा, स्ट्रक्चर ही नहीं, देखो ये क्वेश्चन सारा बनाए, नेम था, नेम से हमें माइंड में स्ट्रक्चर जानना था, स्ट्रक्चर से आपको क्वेश्चन बनता। तो पहला स्टेप नेम स्ट्रक्चर तो याद होना ही चाहिए। तो हर एक चीज को जब तक आप क्लियर याद नहीं रखते तब तक क्वेश्चन बनने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, सोचने में दिक्कत होगा, ठीक है। तो आज इतना ही।
नेक्स्ट कल आप लोगों ने 9 o'clock पे फिर से कुछ क्वेश्चंस 30-40 जितना क्वेश्चंस होगा कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाएंगे और कल के बाद फिर सोचेंगे परसों क्लास लेंगे या नहीं लेंगे। अदरवाइज जितना जितना है लगभग सब सब्जेक्ट छोटा छोटा ही है। तो गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। उम्मीद रखेंगे कि कल आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखेंगे। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।